जब इथियोपिया की बात होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में सूखा और लंबे चौड़े मैदान सबसे पहले आता है। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि इथियोपिया भी दुनिया के सबसे पुराने ईसाई धर्म के केंद्रों में से एक है। इसके पहाड़ों और दूर दराज इलाकों में यहाँ पुराने चर्च, पांडुलिपियां, कब्रें और स्मारक हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है गरिमा गॉस्पेल्स। ये किताबें अबा अबाग्रिमा मठ, टिग्राय, उत्तरी इथियोपिया में मिलती हैं। ये गीज भाषा में लिखी गई हैं, जो अब भी इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च की धार्मिक सेवाओं में प्रयोग होती हैं। कई शोधकर्ताओं ने लंबे समय तक माना कि ये पांडुलिपियां सिर्फ मध्यकाल में बनाई गई थीं। चर्मपत्र के छोटे छोटे हिस्सों की रेडियो कार्बन डेटिंग में सामने आया कि वे पहले की सोच से भी पुरानी हैं। इथियोपियाई हेरिटेज फंड के अनुसार जांच में ये सामने आया कि दो मुख्य गरिमा पांडुलिपियां संभवतः 5वीं सदी के अंत और 7वीं सदी की शुरुआत के बीच बनाई गई थीं। इसका मतलब है कि कुछ पन्ने संभवतः 1400 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। फिर भी इन किताबों में सिर्फ पाठ ही नहीं है, इनमें सुसमाचार के लेखकों की रंगीन चित्रकारी भी है। सजावटी पैटर्न और पन्ने दिखाते हैं कि बाइबल के हिस्से कैसे व्यवस्थित थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार ये सबसे पुरानी बची हुई इथियोपियाई सुसमाचार पुस्तकें हैं और पूरे चित्रों वाली सबसे शुरुआती ईसाई पांडुलिपियों में से हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि इथियोपिया में उस समय भी विकसित ईसाई लेखन और कला की परंपरा थी, जबकि प्रारंभिक ईसाई धर्म की कहानियां अक्सर यूरोप और मध्य पूर्व तक सीमित मानी जाती थीं। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि इससे ये साबित होता है कि सभी चित्रित ईसाई पांडुलिपियां सबसे पहले इथियोपिया में शुरू हुई थीं। यूरोप, मिस्र, सीरिया और भूमध्य सागर की अन्य जगहों से भी अन्य प्राचीन टुकड़े और कलाकृतियां मिली हैं। लेकिन गरिमा गॉस्पेल्स का असली महत्व ये है कि इसने दिखाया कि प्राचीन काल में ईसाई धर्म के प्रसार और विकास में अफ्रीका की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन ईसाई लेखन और कला केवल यूरोप और मध्य पूर्व में ही विकसित नहीं हुई थी। इन पुस्तकों की उत्पत्ति के बारे में एक धार्मिक परंपरा भी है। भिक्षुओं की कहानी के अनुसार इसे संत द्वारा लिखा गया था। अब्बा गरिमा ने सुसमाचार एक दिन में ही लिखा था। कहते हैं उनका काम पूरा करने के लिए सूर्यास्त रुक गया था। ये कहानी मठ की आस्था और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे विज्ञान से सिद्ध नहीं किया जा सकता। रेडियो कार्बन डेटिंग केवल यह बता सकती है कि पर्चमेंट संभवतः कब बनाया गया था। यह नहीं बता सकती कि असल में किसने लिखा या पूरी पांडुलिपि को बनाने में कितना समय लगा। यह भी सच नहीं है कि मठ ने सभी पन्नों को शोधकर्ताओं से पूरी तरह छुपा लिया। कुछ विशेषज्ञ पहले ही इन किताबों को देख चुके हैं, जांच चुके हैं, उनका परीक्षण कर चुके हैं, उन्हें बहाल कर चुके हैं और उनमें से छोटे छोटे नमूने ले चुके हैं। फिर भी इसे बहुत सख्ती से संभाला जाता है क्योंकि ये बहुत पुराना है, आसानी से नष्ट हो सकता है और भिक्षुओं के लिए ये एक पवित्र वस्तु मानी जाती है। इथियोपिया में भी केवल पुराने किताबें ही अतीत के बारे में सवाल नहीं उठाती। अदीस अबाबा के दक्षिण में यहाँ पर तियाक नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। यहाँ आप जमीन में खड़े किए गए ऊंचे पत्थर भी देख सकते हैं। इन्हें स्टेले कहा जाता है। यूनेस्को के अनुसार साइट के मुख्य हिस्से में 36 स्मारक हैं। इनमें से 32 पर खुदे हुए चिन्ह हैं। इनमें तलवार, गोल, रेखा और मानव शरीर जैसी आकृतियां हैं। लेकिन आज तक इन प्रतीकों का पूरा अर्थ निश्चित नहीं है। लेकिन पुरातत्वविदों के अनुसार खुदाई से पता चला है कि यह स्थल वास्तव में एक पुराने कब्रिस्तान का हिस्सा है। यह पत्थर शायद उन लोगों के लिए निशान के रूप में काम करते थे जिन्हें इनके नीचे या पास में दफनाया गया था। यूनेस्को के अनुसार ये स्तंभ लगभग 10वीं और 15वीं सदी के बीच बनाए गए थे। इस जगह पर कब्रें भी मिली हैं। संभव है कि तलवार की चित्रकारी बहादुरी, योद्धा होने या मृतक की स्थिति से जुड़ी हो, लेकिन ये सिर्फ एक सिद्धांत है। स्मारक बनाने वालों की ओर से कोई लिखित स्पष्टीकरण नहीं बचा है, इसलिए अभी भी स्पष्ट नहीं है कि हर नक्काशी किसी का नाम, पद, समूह, धार्मिक प्रतीक या जीवन की कहानी दर्शाती है या नहीं। यह भी साबित नहीं हुआ है कि यहाँ दफनाए गए सभी लोग एक ही बड़े युद्ध में मारे गए थे। कुछ अवशेषों पर चोट के निशान मिले हैं, लेकिन इतना कहना काफी नहीं कि पूरी सेना या कोई खोई हुई योद्धा सभ्यता यहाँ दफन है। यह कहना सुरक्षित है कि यह किसी समुदाय का अहम कब्रिस्तान था जिनका मृतकों को याद करने का अलग तरीका था। कुछ कहानियां इन पत्थरों को अहमद इब्न इब्राहिम अल-गाजी से जोड़ती हैं। अहमद इब्न इब्राहिम अल-गाजी 16वीं सदी के सैन्य नेता थे जिन्हें कुछ परंपराओं में ग्रद्न कहा जाता है, लेकिन यहाँ की कई स्टेला उनके समय से भी पुरानी हैं। इसलिए वे या उनकी सेना
तिया के मुख्य स्मारक के निर्माता नहीं थे। सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि क्या इन पत्थरों को किसी अलौकिक शक्ति ने खड़ा किया था। असली सवाल यह है कि किस समुदाय ने इन्हें बनाया, वे इन प्रतीकों को कैसे पढ़ते थे और उनकी व्याख्या इतिहास से क्यों गायब हो गई। क्योंकि सभी सभ्यताएं किताबें छोड़ने, राजा का नाम लिखने या लंबा रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं समझती। कई बार सिर्फ पत्थर ही बचते हैं, और जब वो भाषा खो जाती है जिसकी जरूरत प्रतीकों को पढ़ने के लिए होती है, तब चाहे संदेश साफ दिखाई दे, हम तुरंत उसका मतलब नहीं समझ पाते। गरिमा गॉस्पेल्स और तियाह महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें पहला यह दिखाता है कि इथियोपिया का ईसाई इतिहास सोचे गए से कहीं गहरा और पुराना है। दूसरा यह याद दिलाता है कि अफ्रीका में ऐसी समुदाय थीं जिन्होंने अपने खुद के स्मारक और प्रतीक बनाए, भले ही अब हमें उनके नाम नहीं पता। इसके अलावा इथियोपिया के पूर्वी हिस्से में एक प्राचीन शहर है जिसे आधुनिक पुरातत्व ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। इसे हारला कहा जाता है। इससे पहले कि व्यापक खुदाई शुरू हो, ये जगह स्थानीय लोगों के लिए बड़ी दीवारों और पत्थरों के कारण जानी जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ के पत्थरों के आकार के कारण इसे दैत्यों ने बनाया था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेट्रा के पुरातत्वविदों ने इसका अध्ययन किया। यहाँ दैत्य जाति के लोग रहने का कोई सबूत नहीं मिला। जो मिला वो अधिक वास्तविक और उतना ही महत्वपूर्ण था। हारला एक बड़ा इस्लामी बस्ती और व्यापारिक केंद्र था जो दुनिया भर से जुड़ा था। यहाँ एक पुरानी मस्जिद, इस्लामी कब्रें, कांच, मनके, आयातित सीपियां और चीन से आई हुई मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। यमन, मेडागास्कर और मालदीव। ये दिखाता है कि मध्यकालीन काल में पूर्वी इथियोपिया अलग थलग नहीं था। ये अफ्रीका, अरब, हिंद महासागर को जोड़ने वाले एक विशाल व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। और एशिया, ये उत्पाद कई व्यापारियों के माध्यम से यात्रा करके हरला तक पहुंच सकते थे। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि उस शहर का हर व्यापारी सीधे चीन या मालदीव जाता था, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे उन रास्तों से जुड़े हुए थे जिनसे दूर देशों के उत्पाद आते थे। वहां मिली मस्जिद भी महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि उस जगह पर एक संगठित मुस्लिम समुदाय पहले से मौजूद था। वहां मिली मस्जिद भी महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि वहां पहले से एक संगठित समुदाय था और अब भी उसका महत्व है। वास्तुकला और कलाकृतियों के कुछ हिस्सों का संबंध हॉर्न ऑफ अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीकी तट के अन्य इस्लामी बस्तियों से भी है। इसका मतलब है कि हारला केवल एक छोटा गांव नहीं था। ये वो जगह थी जहां व्यापारी, कारीगर, किसान और धार्मिक समुदाय एक साथ आते थे। ये कहना सही नहीं कि इसे जानबूझकर मिटाया गया। ये कहना गलत है कि हारला को इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। कई प्राचीन शहर रिकॉर्ड से गायब हो जाते हैं क्योंकि दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं, व्यापारिक मार्ग बदल जाते हैं या युद्ध, सूखे या अर्थव्यवस्था के पतन के बाद स्थान छोड़ दिए जाते हैं। पुराने रिकॉर्ड में इसका दूसरा नाम हो सकता है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से नहीं पहचाना गया। खुदाई से पता चला कि पूर्वी इथियोपिया में एक जीवंत व्यापारिक समाज था जिसे लंबे समय तक अनदेखा किया गया। एक भूले बिसरे व्यापारिक केंद्र से अब हम इथियोपिया की सबसे बड़ी झील की ओर बढ़ते हैं। यह है लेक टाना, जो ब्लू नाइल का मुख्य स्रोत है। इस झील में 30 से अधिक द्वीप हैं और इनमें से कई पर चर्च या मठ है। सदियों तक इन दूर दराज द्वीपों में धार्मिक पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गईं। शाही वस्तुएं, चित्रकला और अन्य खजाने युद्ध और चोरी से बचाने के लिए रखे गए। यूनेस्को के अनुसार लेक टाना इथियोपियाई ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। खासकर मध्ययुगीन काल में इसकी मठों में कई प्राचीन पांडुलिपियां और धार्मिक खजाने छुपाए गए थे। यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में से एक ताना तना किरकोस है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च की परंपरा अनुसार कभी इस द्वीप पर वाचा का संदूक छुपाया गया था। ये वही पवित्र संदूक है जिसमें बाइबल के अनुसार 10 आज्ञाओं की पट्टिकाएं रखी थीं। परंपरा अनुसार ये ताना किरकोस में था, फिर अक्सुम ले जाया गया। ताना किरकोस। ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आस्था और प्रमाणित इतिहास में अंतर है। ऐसा कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है जिससे साबित हो कि असली वाचा का संदूक उस द्वीप पर था। ना ही किसी स्वतंत्र शोधकर्ता ने ऐसी वस्तु देखी या जांची जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह मूसा के समय की धरोहर है। द्वीप पर कुछ पत्थर और धार्मिक स्थल हैं जिन्हें भिक्षुओं ने वाचा के संदूक की कहानी से जोड़ा है, लेकिन पत्थरों के निशान ये साबित नहीं करते कि वहीं पवित्र संदूक रखा गया था। संभव है कि ये किसी पुराने ढांचे या धार्मिक गतिविधि से जुड़े रहे हों। इसलिए ताना किरकोस में वाचा के संदूक की कहानी को एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा के रूप में देखा जाना चाहिए।
न कि एक पूरी तरह से प्रमाणित पुरातात्विक खोज के रूप में। अक्सर मठ के कुछ हिस्सों में प्रवेश को लेकर भिक्षु काफी सख्त होते हैं। ये स्थल पवित्र हैं और इनके धार्मिक नियम हैं। पुरानी पांडुलिपियां, कपड़े, लकड़ी व धातु की वस्तुएं भी नाजुक होती हैं। बहुत ज्यादा रोशनी, छूना, नमी और गलत संग्रहण इन चीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ मठों में अंदर जाने की सीमाएं उनकी पुरानी परंपराओं पर आधारित होती हैं। उनके खजाने में पुराने ताज, पांडुलिपियां, धार्मिक वस्तुएं और कुछ पूर्व इथियोपियाई शासकों के अवशेष हैं। इन सब का पूरी तरह से अध्ययन नहीं हो पाया है क्योंकि पहुंच सीमित है, संरक्षण उपकरणों की कमी है और इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के अधिकार का सम्मान करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई ऐसी छुपी हुई चीज है जो पूरी इतिहास को बदल देगी। सबसे स्पष्ट कारण है आस्था, सुरक्षा और बहुत पुराने सामान की देखभाल का एक साथ होना। यही है हारला और ताना झील के मठों का असली महत्व। हारला दिखाता है कि आधुनिक युग के आने से पहले ही इथियोपिया का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध था। वहीं ताना झील दिखाता है कि किस तरह दूर दराज के धार्मिक समुदायों ने देश के इतिहास के हिस्सों को कई सदियों तक सुरक्षित रखा। कुछ कहानियां अब भी साबित नहीं हुई हैं। जायंट्स और वाचा के संदूक की किंवदंतियां हटाएं तो भी यहां का असली इतिहास बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये जगह दुनिया के केंद्र से दूर लगती है। यहाँ के शहर और मठ अफ्रीका व एशिया के धर्म, व्यापार और संस्कृति से लंबे समय से जुड़े हैं। दक्षिणी इथियोपिया में भी एक बड़ा कब्रिस्तान है जो पत्थर के स्मारकों से भरा है। इसे तुतु तुतो फेला कहा जाता है और ये गेडेओ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सैकड़ों स्तंभ दर्ज किए गए हैं। स्तंभ वो पत्थर हैं जिसे स्मारक के रूप में खड़ा किया जाता है, अक्सर किसी कब्र या महत्वपूर्ण स्थान को चिन्हित करने के लिए। तुतु तुतो फेला में पत्थरों के दो मुख्य रूप हैं, कुछ लंबे और गोलाकार हैं, अन्य में एक साधारण चेहरा है, दो निशान आंखों के लिए और एक रेखा मुंह के लिए। ये अभी तक निश्चित नहीं है कि इन्हें किसने बनाया, लेकिन खुदाई से यह स्पष्ट है कि तुतु तुतो फेला एक बड़ा कब्रिस्तान था जिसका उपयोग लोगों ने किया था। लंबे समय तक यह जगह और भी अनोखी हो गई जब पुरातत्वविदों ने पाया कि यहाँ केवल एक ही दफनाने का काल नहीं था। नीचे पुराने कब्र हैं, जबकि ऊपर या पहले के कब्रिस्तान में नए दफन रखे गए हैं या उन्हें उसमें शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि लोग काफी समय बाद फिर से वहां लौटे और मृतकों को दफनाने के लिए उसी जगह का उपयोग किया। यह साबित नहीं करता कि उन्होंने जानबूझकर पुरानी संस्कृति चुराई थी। संभव है कि बाद की समुदायों ने उस जगह को सिर्फ पवित्र मान लिया हो। संभव है उन्होंने पुराने पत्थरों को पूर्वजों से जोड़ा हो, चाहे पहले किसने बनाए ये न जानते हों। कई प्राचीन समाजों में पुराने कब्रिस्तान बार बार इस्तेमाल होते थे। पहले से मौजूद कब्रिस्तान होने से उस जगह को और भी ज्यादा महत्व और अर्थ मिल सकता है। इसलिए तुतु तुतो फेला का रहस्य मेरे लिए ये नहीं है कि क्यों एक मृतक दूसरे पर दफनाया गया, बल्कि असली सवाल है कि कितने समुदायों ने इस जगह का उपयोग किया और उनके बीच कितना समय बीता था, और क्या हर पीढ़ी के लिए स्तंभों का अर्थ एक जैसा था। इस दावे का भी कोई ठोस आधार नहीं है कि सभी वर्तमान निवासी जानबूझकर उस जगह से बचते हैं। यह स्पष्ट है कि अब कोई जीवित परंपरा नहीं है जो बता सके कि हर पत्थर सबसे पहले किसने बना या इन प्रतीकों का अर्थ क्या है। दक्षिण के पुराने कब्रिस्तान से अब हुमायूं के मठ की ओर बढ़ते हैं, जो उत्तरी इथियोपिया के तिग्राय में स्थित देब्रे डामो मठ है और जमीन से अलग थलग है। ये एक समतल पहाड़ की चोटी पर स्थित है जिसे चारों ओर से खड़ी चट्टानों ने घेर रखा है। ऊपर पहुंचने के लिए आगंतुकों को मोटी रस्सी का सहारा लेना पड़ता है जिसे भिक्षु नीचे लटकाते हैं। चढ़ाई का खड़ी हिस्सा लगभग 15 मीटर लंबा है। केवल पुरुषों को ही मठ में प्रवेश करने की अनुमति है। ये समुदाय का पुराना धार्मिक नियम है जिसका वे कठोर मठवासी परंपरा के तहत पालन करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वे महिलाओं से कोई रहस्य छुपाते हैं। कहा जाता है कि डेब्रे डामो की स्थापना 6ठी सदी में अबुना अरेगावी ने की थी। वे उन लोगों में से एक थे जिन्हें 9 संत कहा जाता है। 9 संत ईसाई भिक्षुओं का समूह था जो इथियोपियाई परंपरा के अनुसार वहां मठवासी जीवन, धार्मिक शिक्षा और ईसाई ग्रंथों के अनुवाद को फैलाने के लिए प्रसिद्ध हैं। डेब्रे डामो में मुख्य चर्च महालिक है। ये इथियोपिया में सबसे पुराने बचे हुए चर्च भवनों में से एक है जो प्राचीन अक्सुमाइट वास्तुकला शैली को बनाए रखता है। दीवारें पत्थर और लकड़ी को बारी बारी से लगाकर बनाई गई हैं। बाहर भी लकड़ी की बीम के निकले हुए सिरे देखे जा सकते हैं जिन्हें कभी कभी
उनके आकार के कारण मंकी हेड्स कहा जाता है। यह दावा भी सही नहीं है कि चर्च को 1500 वर्षों में कभी मरम्मत या बदला नहीं गया। इसकी मूल डिजाइन बहुत पुरानी है, लेकिन इसे गिरने से बचाने के लिए इसमें कई बार मरम्मत और बदलाव किए गए हैं। मठ में कुछ पुराने पांडुलिपियां और धार्मिक वस्तुएं भी सुरक्षित रखी गई हैं। लेकिन अबुना अरेगावी द्वारा रोम से सीधे लाया गया एक क्रॉस के बारे में कहानियां स्थानीय धार्मिक परंपरा का हिस्सा हैं। अब तक कोई वैज्ञानिक परीक्षण इसकी उम्र और उत्पत्ति साबित नहीं कर सका। अरेगावी के पहाड़ चढ़ने की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें परंपरा अनुसार एक बड़े सांप ने मदद की थी ऊपर पहुंचने के लिए, जब एक फरिश्ता उनकी रक्षा कर रहा था। यह कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है जिसे पुरातत्व ने साबित किया हो। यह एक धार्मिक कथा है जो यह समझाती है कि यह पहाड़ विश्वासियों के लिए पवित्र कैसे बना। देब्रे डामो का असली इतिहास बिना किसी किंवदंती के भी और भी ज्यादा प्रेरणादायक है। लगभग 1500 वर्षों तक ये प्रार्थना, अध्ययन और धार्मिक पांडुलिपियों की नकल करने का स्थान बना रहा, और मठ में कठिन प्रवेश ने इसे कई युद्धों से बचाने में मदद की। चोरी और बदलती परिस्थितियों से इसकी रक्षा हुई, लेकिन इतिहास दिखाता है कि यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। टिग्राय क्षेत्र में चर्च और धार्मिक समुदाय भी आधुनिक संघर्षों से प्रभावित हुए हैं। टूटो, फेला और देब्रे डामो अलग-अलग हैं। पहला उन समुदायों का कब्रिस्तान है जिन्हें हम अब पूरी तरह से नहीं जानते। दूसरा एक जीवित मठ है जो आज भी उपयोग में है। लेकिन दोनों यह दिखाते हैं कि इथियोपिया के इतिहास के कितने हिस्से ऐसे हैं जो महलों या आधुनिक शहरों में नहीं दिखते। कुछ हिस्से तो पत्थर की कब्रों के नीचे दबे हुए हैं। कुछ अन्य तो पहाड़ की चोटी पर हैं, जहां केवल रस्सी के सहारे ही पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा देब्रे डामो मठ के अंदर पुराने पांडुलिपियां और धार्मिक वस्तुएं हैं जिन्हें भिक्षुओं द्वारा सख्ती से सुरक्षित रखा गया है। बाहरी लोगों की पहुंच सीमित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई छुपा हुआ रहस्य या इतिहास है। ये पांडुलिपियां बहुत पुरानी और नाजुक हैं। इन्हें मठ की पवित्र संपत्ति भी माना जाता है। इन्हें छूने, फोटो लेने या अध्ययन के लिए बाहर ले जाना मना है, क्योंकि मठ तक जाने का मुख्य रास्ता सिर्फ रस्सी है। मठ के भिक्षु तय करते हैं कि कौन अंदर जा सकता है। पहाड़ की चोटी के मठ से अब हम जमीन के नीचे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी इथियोपिया के बेली जोन में सोफ उमर गुफाएं हैं। ये इथियोपिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी गुफा प्रणालियों में से एक है। ये गुफाएं बहुत लंबे समय में बनी, जब वेव नदी चूना पत्थर के बीच से बहती रही। धीरे धीरे पानी ने पत्थर को घोल दिया और तराशा, जब तक कि इसने बड़े बड़े सुरंगे और कक्ष बना दिए, मेहराब और स्तंभ। गुफा के मुख्य हिस्से में प्रवेश पर लगता है जैसे आप विशाल कैथेड्रल में हैं। वहां ऊंचे चूना पत्थर के स्तंभ, बड़े मेहराब और अंधेरे रास्ते हैं जो किसी वास्तुशिल्प योजना जैसे प्रतीत होते हैं। लेकिन यह सब प्राकृतिक प्रक्रिया से बना है। कोई ठोस सबूत नहीं है कि किसी अज्ञात सभ्यता ने मुख्य गुफा प्रणाली को तराशा है। सोफ उमर एक पवित्र स्थान है। स्थानीय इस्लामी परंपरा अनुसार यह शेख सोफ उमर नामक मुस्लिम संत रहते थे, जिन्हें क्षेत्र में बहुत सम्मान मिला। इसलिए यह गुफा मुस्लिम और कुछ ओरोमो समुदायों के लिए लंबे समय से तीर्थ और प्रार्थना स्थल रही है। गुफा के सभी हिस्से आम पर्यटकों के लिए खुले नहीं हैं। कुछ सुरंगें बहुत अंधेरी, संकरी, फिसलन भरी या प्रवेश करने में कठिन हैं। कुछ हिस्सों में बाढ़, गिरते हुए पत्थर, दिशा भटकने और हवा की कमी का भी खतरा है। सुरक्षित प्रवेश के लिए प्रशिक्षित गाइड और सही उपकरण जरूरी हैं। साथ ही वह गुप्त कक्ष होने की पुष्टि करने वाली कोई विश्वसनीय पुरातात्विक रिपोर्ट नहीं है। कृत्रिम सुरंग या ऐसे निशान जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं समझा जा सकता। किसी खोजकर्ता या गाइड की कहानी से यह साबित नहीं होता कि अंदर कोई अज्ञात संरचना है। पहले इसकी माप जरूरी है। स्पष्ट तस्वीरें ली जाएं और योग्य भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद द्वारा जांच की जाएं। इसलिए सोफ उमर के बंद हिस्सों को तुरंत सरकारी रहस्य नहीं कहा जाना चाहिए। संभावना है कि प्रवेश सीमित है, क्योंकि यह खतरनाक और आगंतुकों के लिए ठीक से व्यवस्थित नहीं है, और बिना किसी साजिश के भी असली सोफ उमर बहुत अद्भुत है। यह एक बहुत ही विशाल प्राकृतिक संरचना है जो इसके आसपास रहने वाले लोगों की आस्था और संस्कृति का भी हिस्सा रही है। अब चलिए हम अंतिम स्थान पर चलते हैं, एक भूमि जो मानो किसी और ग्रह पर हो। यह है डानाकिल डिप्रेशन, उत्तर पूर्वी इथियोपिया में। यह अफार क्षेत्र का हिस्सा है जो इरिट्रिया और जिबूती के पास स्थित है।
डानाकिल दुनिया के सबसे गर्म, निचले और सक्रिय भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में से एक है। यहीं पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं: अरबियन प्लेट, नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी की कठोर बाहरी परत का बड़ा हिस्सा हैं। डानाकिल में ये प्लेटें धीरे धीरे अलग हो रही हैं। जमीन फटने पर नीचे से गर्मी और मैग्मा ऊपर आता है, जिससे यहाँ कई फॉल्ट लाइनें और भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में हॉट स्प्रिंग्स ज्वालामुखी हैं। डानाकिल अफार क्षेत्र सक्रिय क्रिस्टल स्प्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा है। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ एक नया महासागर जन्म ले रहा है। ये संभव है, लेकिन ये केवल बहुत दूर के भविष्य में ही होगा। अगर जमीन का अलग होना लाखों करोड़ों सालों तक जारी रहा, संभव है कि क्षेत्र का कुछ भाग पूरी तरह डूब जाए और लाल सागर का पानी आ जाए। हालांकि अभी यह सूखी जमीन है और कुछ हिस्से समुद्र तल से 100 मीटर से अधिक नीचे हैं। डानाकिल के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है डालोल हाइड्रोथर्मल फील्ड। यहाँ पर चमकीला पीला, नारंगी, हरा और सफेद परिदृश्य देखा जा सकता है। ये रंग सल्फर से आते हैं। नमक और अन्य खनिज जो जमीन के नीचे से निकलने वाले गर्म और अम्लीय पानी से आते हैं। यहाँ कुछ तालाब इतने गर्म, इतने खारे और इतने अम्लीय हैं क्योंकि ये सभी कठोर परिस्थितियां एक साथ मौजूद हैं। डालोल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां शायद बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी जीवित नहीं रह सकते। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस क्षेत्र के कुछ अत्यधिक परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवन पाया है। कुछ अध्ययनों के अनुसार कुछ तालाब जीवन की सामान्य सीमाओं से भी आगे बढ़ चुके हैं। यह दिखाता है कि केवल पानी का होना ही जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। तापमान भी सही होना चाहिए, अम्लता, लवणता व रासायनिक स्थितियां सही हों। इसी कारण वैज्ञानिक डालोल का उदाहरण देकर अध्ययन करते हैं कि मंगल या अन्य ग्रहों पर जीवन के लिए कौन सी जगह उपयुक्त हो सकती है। इसी क्षेत्र में एर्ता अले भी स्थित है, जो इथियोपिया के सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये अपने लावा झील के लिए जाना जाता है, जिसे क्रेटर के अंदर देखा जा सकता है। लेकिन ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मग्मा की गतिविधि के कारण ज्वालामुखी के नीचे लावा छिप सकता है या अस्थायी रूप से दिखना बंद हो सकता है। इतनी गर्मी के बावजूद अफार लोग यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। उनकी पारंपरिक आजीविकाओं में से एक नमक का खनन है। वे जमीन से सख्त नमक के ब्लॉक काटते हैं और उन्हें ऊंटों के काफिले के जरिए ले जाते हैं। यह जीवन बहुत कठिन है। पानी बहुत कम है, तापमान बहुत ज्यादा है, और अगर कोई दुर्घटना या आपातकाल हो जाए तो मदद बहुत दूर है। यहाँ ज्वालामुखी गैस और जमीन की स्थिति में अचानक बदलाव से भी खतरा है। कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब यात्रा करना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि सीमा के पास सशस्त्र समूह और सुरक्षा की समस्याएं होती हैं। इसलिए कुछ टूर के लिए परमिट, स्थानीय गाइड और सुरक्षा एस्कॉर्ट जरूरी होती है। डानाकिल के बंद हिस्सों में गुप्त सरकारी इमारत या अज्ञात संरचना का कोई ठोस सबूत नहीं है। पूरे क्षेत्र में खतरनाक गैस समान रूप से नहीं फैली है। गैस की मात्रा वेंट के स्थान के अनुसार बदलती है, हवा की दिशा, गर्मी और भूमिगत पानी की गति के अनुसार। एक जगह अभी सुरक्षित हो सकती है, लेकिन कुछ ही घंटों में खतरनाक बन सकती है। इसलिए भूविज्ञान, कठोर जलवायु और सुरक्षा जोखिम ही पर्याप्त कारण हैं कि कुछ जगहों पर पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। इथियोपिया को खास बनाने के लिए किसी साजिश की जरूरत नहीं है। वहां गरिमा गॉस्पेल्स हैं, जो इथियोपिया से सबसे पुराने बचे हुए चित्रित ईसाई पांडुलिपियों में से एक है। वहां तिया और टूटो टूटोफेला हैं, जहां उन समुदायों के पत्थर के स्मारक खड़े हैं जिन्हें हम अब पूरी तरह से नहीं जानते। वहां हारला है, जो एक पुराना व्यापारिक केंद्र था जो अफ्रीका, अरब और एशिया से जुड़ा हुआ था। वहां ताना झील के मठ और देब्रे डामू हैं, जहां इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स परंपरा के महत्वपूर्ण हिस्सों को लगातार संरक्षित किया जाता है। और वहां सोफ उमर और दनाकिल हैं, वे स्थान जो पानी, पत्थर, गर्मी और ग्रह की गति ने आकार दिया। कई सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि जानबूझकर कुछ छुपाया जा रहा है। कभी-कभी पुराने लिखित रिकॉर्ड बस खो गए हैं। कभी-कभी चीजें इतनी नाजुक और पवित्र होती हैं कि उनकी पहुंच सीमित होती है, और कभी-कभी जगह इतनी खतरनाक होती है कि वहां जाना आसान नहीं होता। यही है इथियोपिया का असली रहस्य। ऐसा नहीं है कि ये चुपचाप पूरी दुनिया का इतिहास छुपा रहा है, बल्कि इसकी अपनी इतिहास इतनी पुरानी और विशाल है कि आज भी इसके कई हिस्से पूरी तरह से पढ़े, उत्खनित और समझे नहीं जा सके हैं।